हम उसको रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, हम उसको डिटेल में एक दफा दोबारा देख लेंगे। हाँ जी, बताएं। इसमें मुझे मैसेज पे बताते रहना जिस चीज को आया समझ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे चलूंगा। सबको समझ आया था? ड्रग्स रिपीट कर दें एक दफा, ओके फातिमा, मैं कर देता हूँ बच्चे। बाकी ओके ओके, कोई इशू नहीं, मैं सारा करवा देता हूँ। अफसा, आपके पास स्टेप वन की बुक है? जैन मुझे होस्ट तो करना है यार। इस वाले से करना। सेल्फ मेडिकल गाइडेंस वाले पे करना, मैं करवा देता हूँ। बच्चे आप जिस चीज के पास स्टेप वन वाली बुक है ना, वो बुक ओपन कर ले। अभी आपको सारे पॉइंट सारे समझ में आ चेक जाएंगे। उसी पे किया हुआ जहाँ से ओके बोल रहे ओके सर, ओके सर, ओके। सारे अपनी स्टेप वन ओपन कर ले, फिर मैं आपको ये बताता हूँ हमने कहाँ से पढ़ा था, आपको सारी समझ आ जाएगी अभी, जो हमने कल क्या पढ़ा था। इसका पेज नंबर खोलें, इस पे जो डायबिटिक वाले ड्रग लिखे हैं ना, ये देखिए मैंने कितनी डिटेल में ये उस पे पढ़ाए थे बेसिक्स में। छोड़ दें वो जो मैंने बेसिक्स में जो भी पढ़ाया था, अब हम इसको एक दफा यहाँ से दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए हफ्सा यहाँ पे सबसे पहले, बाकी सारे बच्चे भी देखे हैं जिसको नहीं समझ में आई, सिर्फ हफ्सा को नहीं, बाकी बच्चों को भी नहीं आई थी। मुझे आपके टैक्स आए थे, देखें। मैंने जब आपको मेटफॉर्मिन पढ़ाया था, मेटफॉर्मिन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है, याद है बच्चों सबको? जब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करेगा तो ग्लूकोज नई जनरेट नहीं होगी, तो क्या ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगा? नंबर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये बच्चों ग्लूकागोन के लेवल को कम करता है, याद है? ये वाले दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर रहा है, ग्लूकागोन को कम कर रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि किसका लेवल डिक्रीज कर रहा है बच्चों? ग्लूकोज का लेवल को डिक्रीज कर रहा है बॉडी में। फिर मैंने कहा कि ये आपकी बॉडी में क्या करवाता है? लैक्टिक एसिडोसिस करवा रहा होता है, ये मैंने आपको बात बताई थी ना। हाँ जी। ये आगे उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ कि बच्चों ये लैक्टिक एसिडोसिस करवा रहा होता है। ये कैसे करवाता है मैं वो भी अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये क्या करता है कि आपके जो ग्लूकोज होती है उसको आगे इसके अंदर चेंज कर देता है आपके बच्चों, लैक्टेट के अंदर चेंज कर देता है। कौन करता है? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम करता है। नॉर्मली पता है किसके अंदर ये चेंज होती है? नॉर्मली ये पायरोवेट के अंदर चेंज होती है, और आपकी क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ये आपका कंप्लीट हम ग्लाइकोलाइसिस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। बस इतना याद रखें कि ग्लूकोज को अगर लैक्टेट में चेंज कर देता है, कौन करता है? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कर रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। मैंने आपको ये बात बताई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसके अंदर क्या बताया था? विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ गया, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है कि मेटाबॉलिज्म को कम करता है लीवर से। ठीक है, इसीलिए क्या करता है? विटामिन बी 12 की बॉडी में डेफिशिएंसी करवा देता है। कब करवाता है? 3 से 4 साल के बाद। मैंने ये भी बताया था क्यों 3 से 4 साल के बाद, क्योंकि 3 से 4 साल तक ये आपके लीवर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ इतनी है। ये बात आपको याद है? फिर तीसरा पॉइंट मैंने इसके अंदर आपको बताया था, वेट लॉस करवाता है। अब वो वेट लॉस कैसे करवाता है? बच्चों, जब आपका ग्लूकागोन ही कम हो गया, आपकी ग्लूकोज ही नहीं बन रही, तो मसल यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या उसके अंदर वेट लॉस होगा? हाँ जी। जल्दी जल्दी बताएं। यार पार्टिसिपेट करते रहना, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी स्पीड होगी, मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रही है। जिसको नहीं आ रही बेशक उसी टाइम पूछ ले वो बात। ये वाली सारी बातें समझ में आ गई, ये सारे मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए थे। जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की फार्मा है ना, वो आपकी इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक पे नहीं लिखी हुई जितनी अच्छी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए ये मैंने आपको यहाँ से करवाई है। नहीं तो जितनी भी हम फार्मा वाला पोर्शन होता है हम लिपन कोड से ही कर रहे होते हैं वो। ठीक है। दूसरी मैंने आपको ये पियोग्लिटाजोन वाले ड्रग बताए थे। मैंने क्या बताया था? ये आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उधर से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएगा,
रेगुलेशन करेगा ग्लूकोज की, मेटाबॉलिज्म करेगा फैटी एसिड की। जब आपको पता है कि रेगुलेशन ग्लूकोज की होगी, ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड मेटाबोलाइज होंगे, ग्लूकोज भी मेटाबोलाइज हो रही है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं करेगा। आपको पता था एक्सेस ग्लूकोज किसके अंदर चेंज होती थी? फैटी एसिड के अंदर होती थी ना। इसने फैटी एसिड की भी मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर दी, तो ग्लूकोज का लेवल बच्चों डिक्रीज नहीं करेगा बॉडी में। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। याद आया? ये वाले सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे कल। ये दूसरा काम पता क्या करता है? ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जब आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आपका ग्लूको इंसुलिन रिलीज होती है और ग्लूकोज बॉडी में यूटिलाइज भी हो रही होती है। ठीक है, जब आपको पता है आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज होगी, तो क्या इसकी वजह से बच्चों वेट गेन होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। इसकी वजह से वेट गेन हो सकता है? पहला इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, इसके अंदर वेट गेन हो सकता है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि ये आपका हार्ट फेलियर एडीमा करवा रहा होता है। क्यों करवा रहा होता है? मैंने आपको बताया था कि आपकी वाटर की रिटेंशन करवा रहा होता है, वो वाली बात याद आई आपको? इसीलिए इसके अंदर एडीमा और हार्ट फेलियर हो रहा है। फिर ये क्या करता है कि बाकी जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, उनकी जरा मेटाबॉलिज्म को बॉडी में कम कर देता होता है, बस इसके यही है। और ये जो फ्रैक्चर के रिस्क हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक वाली बुक में नहीं लिखी हुई ये बात, ये यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर लिखी हुई है। ये रेयर कॉज है इसकी। ठीक है, रेयर कॉज, ये बस आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं कि जो हमेशा इंपॉर्टेंट हो वो ही मेंशन करता है। यहाँ पे इसकी रेयर कॉज है, ये रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ा रहा होता है, बस आपने इतना याद रखना है। फ्री फैटी एसिड के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करता है, और क्या कर रहा होता है, ये आपकी बॉडी में वेट गेन करवा रहा होता है, एडीमा करवा रहा होता है, हार्ट फेलियर करवा रहा होता है। हाँ जी, ये सारे पॉइंट अपने कल डिस्कस किए थे, जल्दी जल्दी बताते जाएं। कल ये पॉइंट डिस्कस किए थे हमने सारे, अब समझ में आ रही है? आगे से मैंने अगर फार्मा पढ़ानी होगी ना, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर एक ड्रग थी स्पेसिफिकली, रोजीग्लिटाजोन। ठीक है, रोजीग्लिटाजोन अगर पूछा जाए ना क्या करती है, इस मेरी बुक पे नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे पास न्यू बुक है, तो आप लिख लें ये बच्चों आपके एमआई करवा रही होती है। कैसे? ये जब आपकी रेगुलेशन करती है ना फ्री फैटी एसिड की बॉडी में, तो आपको पता है जब फ्री फैटी एसिड का लेवल बॉडी में इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से कल तो कीर ने बताया था थीरोसिक्लोरोसिस होती है। तो कीर याद है? तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए एमआई किस ड्रग की वजह से होता, तो आपने बताना रोजीग्लिटाजोन की वजह से। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट समझ में आ गई? हमने कल डिस्कस किए थे। हमने कल सल्फोनाइल यूरिया की फर्स्ट जनरेशन डिस्कस नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हम बच्चों ये यूज करते ही नहीं होते। अब क्यों यूज नहीं करते होते? ये आपकी स्टेप 2 सीके वाली बुक पे ये वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन मेंशन ही नहीं है। मैंने इसलिए आपको ये डिस्कस नहीं करवाई थी। सल्फोनाइल यूरिया में कौन कौन सा ड्रग आता है? क्लोरप्रोपामाइड आता है और टोलब्यूटामाइड आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, आपके डाई सल्फाइनलाइक रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अब मुझे बच्चों ये बताओ डाई सल्फाइनलाइक रिएक्शन क्या होते हैं? जैसे आपको अल्कोहल पी के ना पेशेंट के अंदर वो अपनी सेंसिस को खो देते हैं ना, इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट, अगर वो किसी ड्रग लेने की वजह से हो ना, उसको हम बोलते हैं डाई सल्फाइनलाइक रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड सिराज, अल्कोहल कंज्यूम वाले सारे फीचर आएंगे। इसको हम डाई सल्फाइनलाइक रिएक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिकली सल्फोनाइल यूरिया फर्स्ट जनरेशन की वजह से हो रहा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात हमने क्या डिस्कस की थी? सेकंड जनरेशन ये डिस्कस की थी। इसके अंदर मैंने आपको ये दोनों ड्रग लिखवाए थे, ग्लिपिजाइड और ग्लाइबुराइड। याद आया? ये क्या करते थे? आपके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते थे, सोडियम ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा सेल का, डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी, कैल्शियम भी अंदर ज्यादा जा रहा था। ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस करवाए थे, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है अगर कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन वाले सेल के अंदर डीपोलराइजेशन हो रही है बच्चों, तो मुझे ये बताएं इंसुलिन ज्यादा रिलीज नहीं होगी इस पेशेंट के अंदर? इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी। आपके पास अब ग्लूकोज कम है, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो क्या उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? हाँ जी, क्या उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा? जल्दी जल्दी बताते जाएं। सारे बच्चे बताएं जिस चीज को कल नहीं समझ में आई थी, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। अगर अभी भी नहीं आ रही तो मैं आपको व्हाइट पेज पे दोबारा ले जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, अगर सारे बच्चों के समझ में आ रही है। इसमें जो सेकंड क्लास आती है वो है मेग्लिटिनाइड की आती है, नेटाग्लिनाइड आती है, स्मेरापिग्लिनाइड आती है। बच्चों ये जो ड्रग्स के नाम है ना, ये आपने खुद ही रट्टा लगाना है। ठीक है, इसको मैं अब किसी तरीके से आपको याद तो करवा नहीं सकता ना, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने खुद ही याद करना है। अच्छा, हमने आगे डिस्कस किया था कि ऐसे ड्रग हैं जो आपके इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा रहे होते हैं, वो याद है ना आप सबको? अब देखें वो कैसे सिक्रीशन को बढ़ा रहे होते हैं। इसमें मैंने कहा था कि आपका GLP-1 एनालॉग होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। सबसे पहले इसका नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये आपका जीआईटी की फिजियो में लिखा हुआ है। ठीक है, जीएलपी क्या करता है बच्चों? आपके ग्लूकागोन के लेवल को बॉडी में कम करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। दूसरा ये क्या करता है? आपकी गैस्ट्रिक एम्पटाइन को डिले करा देता है। जब आपकी गैस्ट्रिक एम्पटाइन डिले हो जाएगी, जरा स्पीड कम हो जाएगी ना उसकी, होगी जरूर, लेकिन जरा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जो आपकी पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना था,
अब वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पहले मतलब फॉर एग्जाम्पल खाने के बाद 100 तक जानी थी ग्लूकोज, अब इस ड्रग ने गैस्ट्रिक एम्पोटाइन को डिले करवा दिया, अब 50 तक जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए थे, ग्लूकागोन रिलीज को कम करवाता है, गैस्ट्रिक एम्पोटाइन को कम वो करता है। फिर मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन को रिलीज करवा रहा था, कैसे? अब मैंने आपको कहा कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो भाई 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इटसेल्फ जाके इंसुलिन को कहेंगे कि रिलीज हो बीटा सेल से, इंसुलिन फिर रिलीज होगी और इसको यूटिलाइज करवाएगी। ऐसे इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ रही होगी, नाम से पता चल रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, समझ में आ गई ये वाला पॉइंट? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी हाँ जी बच्चों सारे, फातिमा, तुकीर, शराज, अजवत, जैन, यार साथ साथ पार्टिसिपेट करो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग स्पीड से चलूंगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं हमने, साइड इफेक्ट करने हैं। नोजिया वॉमिटिंग, जीआईटी अपसेट कर रहा है, आपको पता है गैस्ट्रिक एम्पोटाइन डिले हो रहा है, तो जीआईटी तो अपसेट होगा, नोजिया वॉमिटिंग तो होगा। दूसरा, ये इसकी बहुत रेयर कॉज है, इसके ऊपर लिख लें रेयर कॉज। अब ये होती कैसे, मैं ये भी जरूर बताऊंगा आपको, ये नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये होती इस तरह है, मैंने आपको बच्चों कहा कि ये क्या करती है, गैस्ट्रिक एम्पोटाइन को डिले कर रही है। ठीक है, जब ये गैस्ट्रिक एम्पोटाइन को डिले कर रही है, यहाँ पे पेंक्रियाज पड़े हैं। अब पेंक्रियाज को तो नहीं पता ना, अब आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर वो आ गई, फूड आ गया, उसने तो अपना काम करते जाना ना। तो जब आपके पेंक्रियाज की ओवर एक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, बच्चों पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। इतने यहाँ पे फैट आ नहीं रही, इतने उसके पास वो आ नहीं रही, प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ नहीं रहे, जितना वो अपना अमाइलेज प्रोटीज वगैरह रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। पेंक्रियास को तो नहीं पता ना भाई, इसकी एम्पटाइन डिले खुद करवाई है हमने, वो तो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हाँ जी, इंजाइम अपने अंदर ही रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। वेट लॉस क्यों होगा, मैंने पहले भी बताया, जब ग्लूकागोन ही कम है आपकी बॉडी में, तो क्या वेट लॉस नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर? ग्लूकोज यूटिलाइज इतनी हो ही नहीं रही, तो इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये एक स्पेसिफिकली एक टर्म लिखी हुई है जिसको हम स्टेटी बोलते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है, को पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मेरा पेट फुल है, मैंने खाया हुआ है। ठीक है, अब वो क्यों लगेगा, उसकी रीजन ये है कि ये गैस्ट्रिक एम्पटाइन को डिले करवा रहा है, आपका फूड ज्यादा देर आपके स्टमक में रह रहा है, इसीलिए क्या होगा कि हमें फील इस तरह होगा कि जैसे हम फुल है। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ में आ रही है? हमने कल सारे पॉइंट डिस्कस किए थे ना? हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी, अगर किए थे सब जाग रहे हैं तो। दूसरा, ये आपका डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये पता क्या कर रहा होता है, ये देखें, ये जो आपका DPP4 होता है ना, ये आपके GLP-1 को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, अब जब मैंने आपको ऊपर GLP-1 ऊपर बिल्कुल ऊपर बताया, ये वाला, ये आपका क्या कर रहा था, GLP-1 एनालॉग, ये आपके ग्लूकागोन को कम नहीं कर रहा था, ये आपके गैस्ट्रिक एम्पोटाइन को कम नहीं कर रहा था, ये मैंने आपको सारी बातें बताई ना। अब हम ये हमने कहा जो DDP4, ये DDP4 होता है ना, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज एंजाइम, ये GLP को ब्लॉक कर रहा है। क्यों ना हम ऐसे ड्रग दें जो इसको DPP को ही ब्लॉक कर दें। अगर आपका DPP ब्लॉक हो जाएगा तो GLP तो ब्लॉक नहीं होगा ना, GLP-1 ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, वो अपना काम करेगा। GLP-1 क्या कर रहा था, वही सारी बातें, ग्लूकागोन को कम कर रहा था, गैस्ट्रिक एम्पाइन को कम कर रहा था, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन को रिलीज ज्यादा से ज्यादा करवा रहा था, सारी बातें वही, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके साइड इफेक्ट याद रखने हैं कि ये रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा सकता है, इसमें वेट न्यूट्रल रहता है, इसमें ना ही वेट लॉस होता है और ना ही गेन होता है, और इसमें भी फीलिंग यही आती है कि जैसे हम, आपका वो है स्टमक वो है फुल है, जैसे खाना आपने खाया हुआ है, सब कुछ सेम है। बस इसका मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि ये क्या करता है भाई, GLP-1 को ब्लॉक कर रहा होता है। हम ऐसे ड्रग दे देंगे जो इसी को ही ब्लॉक कर दें। अब इसमें ड्रग कौन कौन से आते हैं, लीनाग्लिप्टिन आ रही होती है, सेगाग्लिप्टिन आ रही होती है, सीटाग्लिप्टिन आ रही होती है, ये अब सारे ड्रग बच्चों आपने याद करने हैं। ठीक है, अब ये आपका काम है। अच्छा, अगली देखें, मैंने कहा था कि अब हमने ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कम करना होता है। ऐसे कौन से ड्रग है जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं? ये मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना दी, यहाँ से सोडियम और ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होके आपकी 100% बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास आया टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट, फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, हमने उसके अंदर ऐसे ड्रग देने हैं जो इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दे। ठीक है, हमने उसके अंदर अब कौन सी क्लास की ड्रग देनी है, कल शिराज ने बताया था हमने फ्लोजिन ग्रुप की ड्रग देनी होती है। अब फ्लोजिन ग्रुप की ड्रग कौन कौन सी होती है, कैनाग्लिफ्लोजिन,
डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, याद है ना, एम्पा के नाम से मैंने आपको बताई थी। जब हम इसकी भाई यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है, हम इसी को ब्लॉक कर देंगे। जो ग्लूकोज अब आपके ब्लड में जानी थी, अब वो बच्चों यूरिन में जाएगी ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा। तो क्या पेशेंट के अंदर ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, सारे पार्टिसिपेट करें, सोना नहीं है। ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा? ओके जी, अगर ग्लाइकोज यूरिया इस पेशेंट के अंदर हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है ना, दे लव ग्लूकोज, ठीक है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। अब आप देखें कि किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज सारी जा रही है, किधर बॉडी से एक्सक्रीट होकर यूरिन में जा रही है। एक फीमेल है, फीमेल के अंदर आपकी जो ग्लूकोज है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, वो आपकी सारी यूरिन में जा रही है। तो इसकी वजह से पता है आपको क्या हो जाएगा? पहली बात, यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो आपका कैंडिडा होगा ना, कैंडिडा माइक्रो, ये क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपके ग्लूकोज को आके खाने लग जाएगा, अटैक कर देगा आपसे आपके। ठीक है, अब आपको पता ग्लूकोज किधर से आपकी एक्सक्रीट हो रही थी? यूरिन से नहीं हो रही थी। तो क्या इसके अंदर बल्बो वजाइनल कैंडिडाइटिस हो जाएगा? जल्दी जल्दी बचाएं। वजाइना वाली पार्ट पे इचिंग होगी, क्योंकि वहां पे अब कैंडिडा इन्फेक्शन वो ग्रो कर रहा है, वो ग्लूकोज को खा रहा है। इसीलिए पेशेंट क्या कहेगा कि मेरे वजाइना वाले एरिया पे जो फीमेल होगी इचिंग हो रही होगी। ठीक है। और ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी में बच्चों ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया इसने, आपकी बॉडी में एकदम उसने क्या किया कि आपके इसके ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ब्लॉक कर रहा है ना। मैंने आपको कहा था कि सोडियम यहां से कितने परसेंट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे? हाँ जी, कितने परसेंट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है सोडियम? जल्दी जल्दी बताएं। 65, वेरी गुड तुकीर। 65%। जब आपने उसकी को ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक कर दी, सोडियम बाहर जाएगा, साथ वाटर नहीं इसके जाएगा। इसीलिए जो पेशेंट ये ड्रग लेता है, उसकी वजह से उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भाई आपका यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, आपका सोडियम बाहर जा रहा है, तो वाटर भी बाहर जा रहा है उसके साथ, इसीलिए इसके अंदर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके भाई ग्लूकोज भी बाहर जा रही है, अब ग्लूकोज भी बॉडी में कम हो रही है, इसकी वजह से भी आपके सेल्स को एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। वेट लॉस होगा जब आपको पता है ग्लूकोज बॉडी में है नहीं है। अब उसने कहा है कि इसकी एफिकेसी जीएफआर के साथ कम कर जाती है। ठीक है, अब जीएफआर के साथ क्यों कम कर जाती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट का रेनल प्लाज्मा फ्लो कम था, उसका मतलब कि किडनी की तरफ ब्लड कम जा रहा है, उसका फिर जीएफआर भी कम होगा उस पेशेंट के अंदर। अब उसका जीएफआर कम हो गया, मुझे ये बताएं, ड्रग की जो बॉडी से एक्सक्रीशन होनी थी वो भी कम नहीं होगी इस पेशेंट के अंदर? जल्दी जल्दी बताएं। क्या इस पेशेंट में ड्रग की एक्सक्रीशन कम नहीं होगी? जल्दी जल्दी बताएं, ये तो बेसिक्स है बिल्कुल, ड्रग की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, रेनल इंसुफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर हमने ये ड्रग ध्यान से देनी होती है। ठीक है, जब लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने बेसिक्स में ये बात पढ़ाई थी, यहाँ पे मेरे से तकीर ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे इतना याद है बस। अब वो क्वेश्चन क्या था मुझे वो नहीं याद। अच्छा, अब इसके अंदर जो तीसरा ड्रग आता है वो मैंने आपको कल पढ़ाया था, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होते हैं, एकैरबोज बताया था, मेग्लिटोल बताया था। ये क्या करता था, आपके आपके ब्रश बॉर्डर से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा था, आपके खाने के बाद वाली ग्लूकोज को बॉडी में कम कर रहा था, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को बॉडी में कम करवा रहा है। इसमें मैंने आपको बताया ये जीआईटी अपसेट करवाता है, ब्लॉटिंग करवाता है, याद है ना बच्चों? इसने भी क्या करना होता है, आपके रेनल से एक्सक्रीट होना होता है, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट होना होता है। इसीलिए रेनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हमने ये ड्रग ध्यान से देनी है। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं। कल हमने इसमें से कोई पॉइंट छोड़ा था? अभी भी किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला मैकेनिज्म नहीं आया तो फिर भी बता दे। हाँ जी, सारे पार्टिसिपेट करें, ये दो बच्चे ही सिर्फ सुन रहे थे। हाँ जी फातिमा। ओके, हफ्सा आपको भी समझ आ गई? जैन, ओके जी, अगर समझ में आ गई, ओके जी, ओके जी। अच्छा, लास्ट पे ना ये आपकी उसने एक और ड्रग लिखी हुई है, ये है प्रेमलिनेटाइड के नाम से आती है, अमाइलिन एनालॉग। अमाइलिन एनालॉग का भी सेम फंक्शन है, ग्लूकागोन को कम करेगी, गैस्ट्रिक एम्पेटाइन को कम करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी, नोजिया करवा देगी, ओस्टेटिक, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम लाइक जीएलपी 1 एनालॉग। ठीक है, टोटल समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे लिख लें, इसको हम जीएलपी 1 एनालॉग को दूसरा नाम भी देते हैं, इसका नाम है बच्चों इनक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, सेम लाइक इनक्रेटिन हार्मोन ये काम कर रही होती है। अच्छा, इनमें से जो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ये ज्यादा ड्रग कौन सी यूज होती है बच्चों? जब भी क्वेश्चन आता है ना, हम फर्स्ट लाइन ड्रग आपकी मेटफॉर्मिन देते हैं, नंबर 1 इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये आता है।
अगर इससे फर्क ना पड़े, सेकंड लाइन ड्रग पूछा जाए, अगर आपको मेटफॉर्मिन से रेजिस्टेंस है, तो फिर आपने क्या ड्रग देनी है? एक मिनट आता हूं, इस तरफ भी आता हूं। सेकंड लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम सल्फोनाइल यूरिया देंगे, सेकंड जनरेशन देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ड्रग देनी होती है। ठीक है। इसमें भी स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा यूज होती है पाकिस्तान में, वो एम्पा के नाम से होती है। ठीक है, एम्पा ग्लिफलोजिन के नाम से आ रही होती है। ये इस तरह हम चलते हैं। अगर फिर इससे फर्क ना पड़ा तो जीएलपी, DDP-4 अपने पास 3 क्लासेस और पड़ी होती हैं। ठीक है। अब पूरी डायबिटिक फार्मा में से किसी का कोई एक क्वेश्चन जो अगर एक साइड इफेक्ट भी समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लें। हाँ जी। वो तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना। अब एक पेशेंट के अंदर जो पहले ही वो हमारे पास 30-40 kg पे आया हुआ है, वो तो मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। 30-40 पे आया वो, आप उसको वो ड्रग दे दो जो उसका वेट लॉस करवा रही है, फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन करवा रही है, आप तो फिर पेशेंट को निचोड़ रहे हो ना। आप उसको वो दे दोगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, वो भी वेट लॉस करवा रही है, तो वो तो और डिक्रीज करवाएगी पेशेंट के अंदर वेट ना। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के हमने देनी होती है। ठीक है। हाँ जी, सबको समझ में आ गई? आगे कंटिन्यू करें फिर आज वाला टॉपिक? चलो, शुक्र है। ओके जी, ओके, अगर समझ में आ गई। हम अब दोबारा चलते हैं अपने वाइट पेज की तरफ। फिर एक दफा एड्रिनल इंसुफिशियंसी पढ़ लें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पढ़ लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे एक दफा जो हमने सारा ये पढ़ा है उसको ना बुक से भी गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। एड्रिनल इंसुफिशियंसी कल कल जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करना है कि दोबारा शुरू से बता दूं? यार शुरू से ये टॉपिक कर लेते हैं। ओके। अच्छा, एड्रिनल इंसुफिशियंसी को हम एडिसन डिजीज भी बोल रहे होते हैं। अब एडिसन डिजीज क्या होता है? आपने बताना है, जब भी कोई क्रोनिक क्रोनिक में चली जाएगी ना डिजीज, उसको हम एडिसन डिजीज बोलेंगे। एक्यूट फॉर्म के अंदर हम उसके एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी बोल रहे होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम नॉर्मल फिजियो की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। आगे से किसको मैसेज देता है बच्चों? POMC रिलीज होता है इससे, प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिकोट्रोपिन इससे रिलीज होता है। आगे किसको मैसेज दे रहा होता है बच्चे? ACTH को दे रहा होता है। ACTH आपके किधर आता है? एड्रिनल ग्लैंड पे आता है। जब एड्रिनल ग्लैंड पे आता है, इधर क्या क्या चीजें रिलीज कर रहा होता है? हाँ जी, यार मुझे बताएं। जोना ग्लोमेरुलोसा, वही फेसिकुलेटा, वो याद है आपको वो सारी बातें? ग्लूकोकोर्टिकोइड को मैसेज देगा तो किस क्या रिलीज करवाएगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड को रिलीज मैसेज देगा, किसको रिलीज करवाएगा? जल्दी जल्दी बताएं, तो फिजियो की बातें हैं। कोर्टिसोल का रिलीज करवा रहा होगा। मिनरेलो कोर्टिकोइड को अगर मैसेज देगा तो किसको वो एक्टिवेट करेगा? हाँ जी, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। अगर आपके एंड्रोजन्स को मैसेज दे रहा है तो फिर क्या इधर से एक्टिवेट होगा? यहाँ से सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे ज्यादा से ज्यादा। सारी बच्चों वही बातें, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी वही बातें। अच्छा, अब बात सबसे पहले हम करते हैं किसकी? एक्यूट की बात करते हैं, एक्यूट एड्रीनल इंसुफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। आपने तो सबसे पहले ना इसकी बच्चों कॉज लिखनी है। ऐसी कौन सी, अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एड्रीनल इंसुफिशियंसी, आपने बच्चों बताना है वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, डबल टिक कर लें, ऐसे ही पूछते होते हैं। आपको सारे एडिशन डिजीज के इसके मेंशन कर देंगे, एड्रिनल इंसुफिशियंसी के, एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी के आपको सारे क्लिनिकल फीचर देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो बच्चों आपने बतानी है इसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। अब ये होता क्या है? वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम का मतलब ये है कि आपका बच्चों क्या हो गया? हेमरेज हो गया एड्रिनल ग्लैंड पे। जब आपको पता है हेमरेज हो गया एड्रिनल ग्लैंड पे ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, उसकी वजह से अब आपके ब्लड सप्लाई इंपेयर हो जाएगी, किधर? आपके किडनी की तरफ, एड्रिनल ग्लैंड की तरफ। तो जब आपके एड्रिनल ग्लैंड की तरफ ब्लड सप्लाई इंपेयर होगी, क्या बच्चों अब ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन बनाएगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, क्या अब वो बनाएगा? वो दस हो। नहीं बनाएगा, ठीक है। ओके। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे सुने। अगर अब इसकी लिखिए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, आपने बताना है बच्चों की ये बच्चों में होता है मोस्ट लाइकली ड्यू टू द
आपके डीआईसी की वजह से भी हो सकता है, और ये आपके नजीरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब आपको पता है ना, जो मेनिंजाइटिस बच्चों में क्यों होता है मोस्ट कॉमन, वो आपका ये नजीरिया मेनिंजाइटिस ही होता है जो आपका इन्फेक्शन करवा रहा होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई डीआईसी वाले पेशेंट के अंदर कैसे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी होती है, वाई। क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बताना है कि डीआईसी डिजीज के अंदर आपकी पैथोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन कास्केड हो रही होती है। अब आपकी कोआगुलेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। मुझे ये बताएं, जो ब्लड सप्लाई जा रही थी आपकी एड्रिनल ग्लैंड की तरफ, वो अब प्रॉपर जाएगी? नहीं, वो प्रॉपर जाएगी? अब वो नहीं जाएगी। जब वो आपकी अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो क्या अगेन उस पेशेंट के अंदर एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी हो सकता है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। जी जी, तो कीर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होगी स्पेसिफिकली। वो फिर हम पैथो के अंदर घुस जाएंगे सारा ना। तो बस अभी इतना मेडिसिन पे रहो। ठीक है। मुझे ये बताएं, एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी इस पेशेंट के अंदर हो सकती है? तो आपने कहना जी इस पेशेंट के अंदर एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी होगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया किधर, एड्रिनल ग्लैंड पे, हाँ जी, तो आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रॉपर काम करेगा? अब वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसीलिए जो नजेरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है, वो स्पेसिफिकली जाके आपके एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। जब वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से जो एड्रिनल हार्मोन रिलीज हो रहे थे, अब वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे। जब वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, इसकी वजह से दोबारा क्या होगा, एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। हाँ जी। अब बताएं, ये वाली सारी कॉजेज समझ में आ गई? अगर आपसे कोई कॉजेज पूछता है ये क्यों हो रहा है, तो पता चल बताना है ना उसको फिर क्यों हो रहा है, भाई डीआईसी भी क्यों करवा रहा है। ओके जी, अगर ये समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। वैसे तो तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरी लिखे यहाँ पे बच्चों, टर्शरी लिखे। ठीक है, तीन होती है। प्राइमरी में आपका इफेक्ट होगा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। सेकेंडरी पे आपका इफेक्ट होगा किसका, आपके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे इफेक्ट होगा। टर्शरी पे आपका इफेक्ट होगा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पे। मतलब इधर एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इधर हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जी होता क्या है। एड्रीनल पे क्या करेगा, तो आपको पता है वो हार्मोन आगे से रिलीज नहीं होंगे। अब हमारी बॉडी में ऊपर से मैसेज आया कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशियंसी को। ठीक है। ये देखें, ऊपर से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आया, बिल्कुल ठीक आ रहा है यहां से। इसने आके आगे मैसेज दिया, पीओएमसी को मैसेज दिया। इसने आगे दिया एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। अब एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ने आगे किसको मैसेज देना था? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं किसको देना था मैसेज आगे, ये वाला पॉइंट बताएं। एड्रीनल ग्लैंड को देना था। ठीक है। हमने कहा कि हमारा ना किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से एड्रीनल ग्लैंड की आर्टरी डैमेज होगी, उसका हेमरेज हो गया, उसकी निक्रोसिस होगी। ठीक है। मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर काम करेगा? जल्दी जल्दी बताएं, क्या इसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर काम करेगा? अब जब ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये काम नहीं कर रहा, नॉर्मल फंक्शन क्या थे इसके, कोर्टिसोल को रिलीज कर रहा होता था, और किसको करता था, एल्डोस्टिरोन को रिलीज कर रहा होता था, और किसको करता था, सेक्स हार्मोन को रिलीज कर रहा होता था। ठीक है। यही बातें मैंने आपको सारी बताई थी। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका अब कोर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, तो फिर इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? आपने बताना है कि कोर्टिसोल आपके ना ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट ठहर जो बच्चों। कोर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में कैसे काम कर रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, यह यहाँ पे क्या पड़े हुए हमारे अल्फा वन रिसेप्टर। ठीक है। अल्फा वन रिसेप्टर ऐसे ब्लड वेसल्स पे पड़े होते हैं। जब हमारा कोर्टिसोल रिलीज होता है, कोर्टिसोल क्या करता है, आपके अल्फा वन रिसेप्टर को जाके मैसेज देता है, और क्या करता है, आपका प्री लोड को इंक्रीज कर देता होता है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। आपका जब प्री लोड इंक्रीज करता है, तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, हाइपरटेंशन हो जाती है, या अगर उसका ब्लड प्रेशर कम है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह नॉर्मल होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही थी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, नॉर्मल फिजियोलॉजी यही थी। ओके जी, अगर यही थी। दूसरा, आपका बच्चों एल्डोस्टिरोन क्या कर रहा होता है, ये तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में भी पढ़ाया है। एल्डोस्टिरोन क्या करता है, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, एल्डोस्टिरोन क्या कर रहा होता है, फंक्शन अब आपने मुझे बताना है। सोडियम के लेवल को बॉडी में क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जब हेमरेज हो गया किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, तो सोडियम का लेवल डिक्रीज करेगा इस पेशेंट के, उल्टा कर दो सारे काम को।
ठीक है। पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज करेगा इसके अंदर, हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर, जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी करेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये सारी बातें आपने मुझे बता दी। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे एक बात बताई थी, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किसको मैसेज देता है, प्रो ओपियम मिलानो कोर्टिकोट्रोपिन को मैसेज देता है। ये आगे से क्या बना रहे होते हैं बच्चों, मेलानिन बना रहे होते हैं। अब बॉडी ने कहना है कि भाई मैं सीआरएच सही रिलीज कर रहा हूँ, मैं पीओएमसी सही रिलीज कर रहा हूँ, एसीटीएस सही रिलीज हो रहा है, आगे काम नहीं हो रहा, तो वो अपनी एक्टिविटीज ज्यादा कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है। जब ये डबल हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ये होगा प्रोपियो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, एसीटीएच ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। मसला तो आगे आ रहा है, ठीक है, पीछे तो मसला नहीं आ रहा। जब आपका ये पीओएमसी ज्यादा होगा तो क्या मेलानिन ज्यादा रिलीज नहीं होगा, मेलानिन ज्यादा रिलीज होगा। क्या इस पेशेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी। अगर इसका क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जामिनर कभी भी नहीं ये लिखता कि हाइपर पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के अंदर पता कि हाइपर पिगमेंटेशन हो रही, क्वेश्चन में वो लिखता है कि बच्चों स्किन की जो क्रीजेस होती है ना, हाथ पे जो क्रीजेस लाइन होती हैं वो थिक हो गई हैं। वो स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन करता होता है क्वेश्चन के अंदर। ये लिख लें इसके आगे, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पॉइंट लिखा हुआ था। तो इसके अंदर क्या होगी, हाइपर हाइपर पिगमेंटेशन। अब इस सारे क्लिनिकल फीचर को हम सम अप कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताएं। क्या इसके अंदर हाइपोटेंशन हो रही है, पहले तो ये बताएं। क्या इसके अंदर हाइपोटेंशन हो रही है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताते जाए, मुझे पता चले आपको समझ में आई है। क्या इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है? जल्दी जल्दी बताते जाएं। क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरकलीमिया हो रहा है? हाँ जी। ये तीनों फीचर देख के अच्छा, अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना हो, एक वर्ड से मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ, कैसे, कोई बताएगा? थोड़ा सा इसके अंदर मैंने इसकी चेंजिंग करनी हो, इस डिजीज को अगर मैं इन तीनों को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो रही है, अगर मैं लिखूं या हाइपोक्लीमिया हो रहा है, तो फिर कौन सा पेशेंट होगा? हाँ जी जी, नॉर्मल एनाइन गैप होगा इस पेशेंट के अंदर। हाँ जी, मुझे ये बताएं। अगर मैं लिखूं हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और हाइपोक्लीमिया है, वेरी गुड तोकीर, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का पेशेंट है, कौन सिंड्रोम का पेशेंट है? याद आया कि नहीं आया? हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, खैर छोड़ो इसको। अभी दोबारा आ जाओ टॉपिक की तरफ। जब उसका अल्फा 1 स्टिमुलेट नहीं होगा हाइपोटेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगी, हाइपरक्लीमिया क्यों होगा, क्योंकि आपका पोटाशियम और हाइड्रोजन बॉडी में रिटेन हो रहा है। ये तीनों क्लिनिकल फीचर के साथ एग्जामिनर और पता क्या मेंशन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वो क्या मेंशन करेगा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। आप मुझे इसका आंसर बताएं, क्या इसका आंसर होगा? हाँ जी। तो भाई एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं होगा तो प्राइमरी क्या होगा, एड्रिनल इंसुफिशियंसी क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब ना, अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी की। ऐसे तो ना छोटे बच्चों को, नर्सरी क्लास वाले बच्चों को पढ़ाते हो तो एक एक लफ्ज को ना स्लो स्लो और इतना वो डीप जाके बोलना। सेकेंडरी वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, सेकेंडरी में मैंने ऊपर आपको क्या कहा था कि कहाँ पे इशू हो रहा होता है, ये देखें। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन में इशू नहीं हो रहा होता, आपके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे इशू हो रहा होता है। ठीक है। अब जब देखें पीछे से सीआरएच ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, आपका इस पेशेंट के अंदर आगे क्या होगा, देखें जब पीछे से आपका सीआरएच ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है, मुझे ये बात बताएं, आगे आपके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे इशू आ रहा है। जब आपके एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे इशू आ रहा है, तो क्या आप एड्रिनल ग्लैंड को आगे प्रॉपर मैसेज मिलेगा, पहले तो ये बताएं। क्या एड्रिनल ग्लैंड वाले पेशेंट को सही प्रॉपर मैसेज मिलेगा? जब आपको पीछे से मैसेज ही नहीं आ रहा, तो भाई मिलेगा ही नहीं, स्टिमुलस नहीं आ रहा है सीटीएच की तरफ, उसको मैसेज ही नहीं मिलेगा। जब बच्चों आपके एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज नहीं मिलेगा, अगेन सारे वही क्या इसके अंदर, अब मैं थोड़े से फीचर चेंज करने लगा हूं। अब आपने यहाँ पे ना गौर करना है कि इसके अंदर कैसे चेंज होंगे। देखें, इस पेशेंट के अंदर बच्चों पता क्या हो रहा होता है, आपने याद रखना होना है कि इस पेशेंट के अंदर बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट बात, हाइपोनेट्रीमिया होगा, पहले मुझे ये बताएं। हाँ जी। क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोटेंशन हो सकती है, पहले ये बताएं मुझे। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन और हाइपरक्लीमिया, ये तीनों पॉइंट को डिफरेंशिएट कर दो, एक टर्म से इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। ये तीनों पॉइंट समझ ले, मैंने क्या लिखा, हाइपोनेट्रीमिया इस पेशेंट के अंदर होगा, क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होगी, क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरक्लीमिया होगा, क्या इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, सेकेंडरी एड्रिनल इंसुफिशियंसी। तो इसका आंसर होगा नो, इसके अंदर ये तीनों फीचर नहीं देखेंगे। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ओ भाई, आपका रास सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है ना, आपकी किडनी तो ठीक काम कर रही है ना, उसको तो, वो तो खराब नहीं है ना, उसको तो ब्लड सप्लाई सही आ रही है ना। तो जब आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, मुझे ये बताएं, वो सोडियम के लेवल को बॉडी में नॉर्मल नहीं कर देगा, वो पोटाशियम को बाहर नहीं फेंक देगा बॉडी से, वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं फेंक देगा। तो इसके अंदर हम ऐसा कोई क्लिनिकल फीचर नहीं देखेंगे। समझ आई कि नहीं आई? ओके जी, अगर समझ में आ गई, बाकी सबको भी आ गई है, हाँ जी, बाकी भी बताएं। ओके जी, अगर सबको समझ में आ गई। टर्शरी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? अगर आपसे जब भी क्वेश्चन आए ना एड्रिनल इंसुफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर, हमेशा एग्जामिनर पूछता ही सिर्फ प्राइमरी का, सेकेंडरी का क्वेश्चन नहीं पूछता होता। ठीक है, क्योंकि जो ये सेकेंडरी वाले फीचर होते हैं ना, ये और भी कितनी डिजीजेस के अंदर आ रहे होते हैं क्लिनिकल फीचर। तो जब भी क्वेश्चन आता है आपके प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशियंसी से ही आता है। अब बात करते हैं टर्शरी, वेरी रेयर कॉज। इसके अंदर क्या होता है भाई? आपके कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। जब ये नहीं होगा तो आपका पीओएमसी रिलीज नहीं होगा। जब आपका ये नहीं रिलीज होगा तो आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब ये आपका रिलीज नहीं हो रहा तो एड्रिनल ग्लैंड को सही तरह मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पेशेंट के क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? सेम लाइक सेकेंडरी। ठीक है, बस यही आपने याद रखना है। हाइपोपिगमेंटेशन इसके अंदर होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हाइपरटेंशन होगी कि हाइपोटेंशन होगी? ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा कि इसके अंदर वो कम होगा? मुझे ये बताएं। बीपी नॉर्मल होगा कि कम होगा? पहले ये बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बीपी को फर्क आएगा? नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि आपका रास सिस्टम एक्टिवेट है भाई। मुझे ये बताएं, पोटाशियम का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा कि कम होगा? नॉर्मल होगा, आपका रास सिस्टम काम कर रहा है। हाइड्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मल होगा कि कम होगा? आपने कहना है ये भी आपका होगा नॉर्मल होगा, आपका रास सही काम कर रहा है, बीपी को मेंटेन करके रखा हुआ उसने। ठीक है, इसके अंदर प्लस आपकी हाइपोपिगमेंटेशन हो रही होती है। उसकी रीजन क्या है? आपका पीछे से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं आ रहा, तो पीओएमसी को मैसेज नहीं मिल रहा। हाइपोपिगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया मैंने? इसके अंदर क्या हो रहा था है? हाइपोपिगमेंटेशन हो रही है। समझ आ गई अब ये वाले सारे पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, अगर सारे पॉइंट समझ में आ रही, अच्छा। अब बात करते हैं क्रोनिक एड्रीनल इंसुफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है। आपने बताना है सबसे पहले तो, ये भाई 3 महीने से ज्यादा हो गए इस पेशेंट को। अब इसके अंदर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ये क्वेश्चन लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक एड्रीनल इनसुफिशियंसी इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो आपने बताना ऑटोम्यून डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको लिख लें। ऑटोम्यून डिजीज होती है। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करूं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक एड्रीनल इंसुफिशियंसी या एडिसन डिजीज इसका दूसरा नाम, तो आपने कहना है इन, अगर पूछा जाए इन कहाँ पे, आपके स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज में, तो आपने बताना है कि इसके अंदर क्या होगा? टीबी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टीबी लिख लें, टीबी। ठीक है, ओके जी, अगर ये वाले सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसके क्लिनिकल फीचर भी क्या होंगे? हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपरक्लीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, सेम लाइक वही। इसको भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर डिवाइड कर दें, सारा कुछ वही होगा इस पेशेंट के अंदर। हाँ जी, समझ में आ गई यहां तक सबको ये वाला टॉपिक? ओके जी। अब आते हैं बच्चों इसके ट्रीटमेंट की तरफ। हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया है, कौन सा? ये वाला एडिसन डिजीज का आया है, या हमारे पास पेशेंट आया है ये एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी का। सबसे पहले इसको डायग्नोज करते हैं ना कि भाई डायग्नोज कैसे करना। मुझे ये बताएं, क्या इसके अंदर हम कोर्टिसोल का लेवल चेक करेंगे? पहले ये बताएं, जल्दी जल्दी बताते जाएं। क्या इसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल चेक करेंगे? करेंगे। वो क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगा। क्या हम इसके अंदर एल्डोस्टिरोन का लेवल चेक करेंगे? वो भी करेंगे। वो क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर। और मुझे बताएं, और इस पेशेंट के अंदर हमें कैसे डायग्नोज करना है? हाँ जी, बताते जाएं जिस चीज को समझ में आई है। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। इसके अंदर एंड्रोजन्स का लेवल देखेंगे। ठीक है, ये तीनों तो हमने उसके ना उसकी कॉज पे डिपेंड करके देख लिए कि क्या क्या हमने करना है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा करते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा करते हैं, तो भाई आपने बताना है कि बाहर से हम इस पेशेंट को अंदर क्या देंगे? सिंथेटिक एसीटीएच देंगे। जब हमने उसका एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दिया, देने की वजह से हमने उसके सारे आगे लेवल चेक करने हैं, उन पे कोई फर्क आया कि नहीं आया।
ठीक है, मतलब उसके एल्डोस्टेरोन पे कोई फर्क पड़ा, क्या उसके वहां पे फर्क पड़ा, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड पे फर्क पड़ा, वो इंक्रीज किया कि नहीं किया। फिर आपने बताना है कि इसका मिनरलो कोर्टिकॉइड पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, सारी चीजें ये देखनी होती हैं। दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, 8 AM कोर्टिसोल लेवल चेक करते हैं। किसी को पता है 8 AM कोर्टिसोल लेवल क्यों चेक करेंगे? बेसिक्स की बात है। हाँ जी, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कई दफा आप सब ने ये सुनी है, आप सब ने ये सुनी है। सलाइवा क्या कंप्लीट तो की बात। वेरी गुड अजवत भाई। कोर्टिसोल नॉर्मली पता क्या होता है फिजियोलॉजिकली? आपका मॉर्निंग में ज्यादा होता है। स्ट्रेस हार्मोन है ना, तो ये मॉर्निंग में ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम इस पेशेंट के अंदर 8 AM कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे। स्पेसिफिकली याद रखना है आपने। अगर तो इसके अंदर नॉर्मल से कम हुआ कोर्टिसोल लेवल 8 AM, तो भाई आपने कहना है या कोई एड्रिनल का मसला आ रहा है इस पेशेंट के अंदर, या इसका कोई ना कोई ब्रेन का इशू आ रहा है, या इसका स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस का इशू आ रहा है। फिर आपने फर्दर इसको रूल आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गई कि 8 AM कोर्टिसोल लेवल हम क्यों करेंगे इसके अंदर? हमने नॉर्मल लेवल चेक करना होता है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है। कौन सा? हमारे पास पेशेंट आया एड्रिनल इंसुफिशियंसी का आ गया, एडिसन डिजीज का आ गया। हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड कम है, स्टीराइड कम है, तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर स्टीराइड देंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड? पहले मुझे बताएं, खुद ही ट्रीटमेंट बताते जाएं मुझे। हाँ जी, क्या हम इस पेशेंट के अंदर देंगे? तो भाई ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे। क्या इसके अंदर हम मिनरेलो कोर्टिकोइड देंगे? तो भाई इसके अंदर मिनरेलो कोर्टिकोइड भी देंगे हम। ठीक है, क्या हम इसके पेशेंट के अंदर एंड्रोजन्स दे सकते हैं? तो हमने क्या करना है, लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी वही, वो इस तरफ ही आ रहा हूँ। क्या करना होता है इन शॉर्ट, जो तकीर ने कहा, रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होती है हार्मोन्स की, और अपने पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर तो फॉर एग्जाम्पल उसका अक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी आपका नजीरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा ना, तो उसको ट्रीट करें बस। ठीक है, डीआईसी है तो उसको रूल आउट करके उसको ट्रीट करें। वरना इसके पास जो हमारे पास जो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट है, वो यही होता है कि भाई हमने इसको ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखना होता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अपने पास। हाँ जी, पूरे टॉपिक में से कोई एक बात जो ना समझ में आई हो, वरना फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी बताएं अगला टॉपिक, और जल्दी बता दो। ओके जी, अगर सबको समझ में आ गई चलो शुक्र है। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम सिंड्रोम एक्स भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर बच्चों पता क्या हो रहा होता है? इसके अंदर ये हो रहा होता है, आपने इसके अंदर 3 से 4 चीजें याद रखनी होती हैं। क्या वो 3 से 4 चीजें हैं? आपने कहना है कि इसके अंदर जो वेस्ट होगी ना, वो ज्यादा होगी। कितनी वेस्ट ज्यादा होगी? आपने कहना 40 से वेस्ट इसकी ज्यादा होगी। ये इसमें से क्वेश्चन आता है, और आता ऐसे ये सारी यही चीजें पूछते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें मेंशन की होती हैं, और ये पूछते होते हैं ये सिंड्रोम एक्स है, ये सिंड्रोम के एक्स सिंड्रोम का मसला है ना। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। जब इसके अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी होगी, उसका एब्डोमिन वाला रीजन काफी ज्यादा वो है, ओबीस है, तो इसकी जो वेस्ट होगी ना बच्चों, वो 40 से भी ज्यादा होगी। पहला इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा होता है बच्चों, जो आपके ट्राइग्लाइसराइड का लेवल है ना, वो कितना होगा आपका? 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा होगा। नॉर्मली पता क्या होता है, ट्राइग्लाइसराइड का लेवल 150 से कम होना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ट्राइग्लाइसराइड का लेवल काफी ज्यादा हाई होगा। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर आपको पता है अब बैड लिपिड्स बढ़ रहे हैं, तो क्या एचडीएल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो आपने बताना 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका एचडीएल का लेवल भी बॉडी में डिक्रीज होगा। इसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों? भाई जब आपके ट्राइग्लाइसराइड बढ़ रहे हैं, वो फैटी इतना पेशेंट है, तो जो उसके फ्री फैटी एसिड है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके थीरोसिक्लोरोसिस करवा रहे होंगे, उसकी वजह से उसका बीपी भी बढ़ सकता होता है। ठीक है, बस आपने इतनी बातें इसमें याद रखनी है। ये चारों फीचर एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई था, ठीक है, साथ में उसको डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया पता बच्चों क्या होता है? एक होता है हाइपरलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का मतलब ये होता है कि आपका ट्राइग्लाइसराइड का लेवल ज्यादा और एचडीएल का लेवल कम, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं डिसलिपिडीमिया।
ठीक है, ठीक है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया में तो फिर सारी चीज आए थे ना, कि कोलेस्ट्रोल भी ज्यादा होगा उस पेशेंट के अंदर, एलडीएल भी ज्यादा होगा, एचडीएल भी ज्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो मेंशन करे डिसलिपिडीमिया, तो आपने बताना डिसलिपिडीमिया के पेशेंट के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से ज्यादा और एचडीएल का 40 से ज्यादा, दिस इज नोन एज डिसलिपिडीमिया, इसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। और ग्लूकोज का लेवल भी इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से होगा ज्यादा। ठीक है, ये सारे तीन से आपको पता है। अब इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल भी क्यों ज्यादा होगा, फास्टिंग ग्लूकोज इसके अंदर ज्यादा हो सकती है। आपका जो ओबीस पेशेंट होता है वो डायबिटिक क्यों होता है, हाँ जी, किसी को पता है? अगर ओबीस पेशेंट के अंदर डायबिटीज होगी भी तो कौन सी होगी, टाइप 2 डायबिटीज होगी। मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज के रिसेप्टर ज्यादा हो जाते हैं, इंसुलिन के कम हो जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने लग जाती है, वो बात याद है ना? तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है। कि तीनों चारों क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन आता है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल बातें लिखी हुई है। ट्रीटमेंट क्या करना भाई, उसका वेट ज्यादा हो रहा है ना, तो हम कहेंगे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी वो ये इंटेंस एक्सरसाइज करे, डाइट करे, साथ वेट लॉस करे। अपने पास इसका ट्रीटमेंट यही है। अगर वो डायबिटिक है, अच्छा, डायबिटिक में मैंने आपको कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग बोली थी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर? अब ये ओबीस भी है और डायबिटिक भी है, फर्स्ट लाइन कौन सी देंगे हम इसके अंदर? वेरी गुड शिराज, वेरी गुड तोकीर भाई, वेरी गुड टैसीन, हफ्सा, अजवत। हम इसके अंदर मेटफॉर्मिन देंगे, वो वेट लॉस भी करती है और हम फर्स्ट लाइन प्रेफर भी कर रहे होते हैं। और इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में कम करना होता है। जब आप वो स्टेटिन ग्रुप की ड्रग्स आती हैं, हम उसके अंदर वो दे सकते हैं। अच्छा, अब एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, हम करते हैं ओस्टियोपोरोसिस को। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ना जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, जो आपका बच्चों एस्ट्रोजन होता है, वो क्या करता है, आपकी बच्चों बोन मिनरल डेंसिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब कि आपके जो बोन्स को ना ब्रेक डाउन नहीं होने दे रहा होता। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर, कोई पेशेंट आई हमारे पास, उसकी एज 50+ थी, उसको मेनोपॉज था, तो क्या मुझे आप ये बताएं, इस पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा से ज्यादा हो सकती है? उसकी बोन्स ज्यादा से ज्यादा टूट सकती हैं, उसकी बोन्स ज्यादा से ज्यादा खोखली हो सकती हैं? मुझे ये बताएं, अगर होंगी तो क्यों होगी? भाई उसका जो बोन मिनरल डेंसिटी है, जो एस्ट्रोजन मेंटेन कर रहा है, वो नहीं मेंटेन रहती। इसीलिए हमारे हर दूसरे घरों में जब भी एक फीमेल, एक हमारी माएँ जब 50 क्रॉस करती हैं, 60 क्रॉस करती हैं, उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, उनको हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है। वो रीजन यही है कि एस्ट्रोजन क्या होता है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन कर रहा होता है। और साथ मैंने आपको सीवीएस में एक और काम बताया था कि एस्ट्रोजन ये काम कर रहा होता है। हाँ जी, किसी को याद है वो वाला पॉइंट? जल्दी जल्दी बताएं, किसी को वो वाला पॉइंट याद है? जल्दी 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 जल्दी। लिपिड्स के अलावा जो मैंने बात बताई थी, ये तो तब भी तुमने मुझे बताया था कि लिपिड को रेगुलेट कर रहा होता है। इसका पीछे क्या मैकेनिज्म था मेन, वो बताओ। बस देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था, बस अल्लाह ही हाफिज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ही। सीवीएस पता क्या करता है आपका? भैया आपका लेमिनार फ्लो मेंटेन कर रहा होता है, याद आया कि नहीं? जब एक पेशेंट आपका जाता है किधर, ये मेनोपॉज पे चला जाता है, उसका टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने ये बतानी होती है। जब आपका टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन होता है, ये वेसल्स को डैमेज करता है, वेसल डैमेज करता है, तो साथ ही जो आपका लिपिड आपके वहां पे वेसल्स पे होते हैं, रन कर रहे होते हैं ब्लड वेसल में, फ्री फैटी एसिड होते हैं, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। जब वो डिपॉजिट करेंगे फिर ये थीरोसिक्लोरोसिस करवाएंगे। ये बात नहीं भूलनी, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो वाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपने इतना याद रखना। अच्छा, अब देखें, इसकी बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि पेन उसको क्यों होगी, सारी आपने हिस्ट्री खुद लेनी होती है। अच्छा, तो कीर आपका जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये आपका पता क्या काम कर रहा होता है? ये आपका लेमिनार फ्लो और को मेंटेन कर रहा होता है। मुझे पहले ये बताओ लेमिनार फ्लो क्या होता है? अच्छा, आप नहीं थे। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो बच्चे वो होता है कि जो आपके ब्लड के फ्लो को ना नॉर्मल रखे वेसल्स के अंदर। मतलब कि ये एक ब्लड वेसल है, आपका ब्लड ऐसे ऐसे जा रहा हो इसके अंदर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते होते हैं।
अगर उसका टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन होगा, टर्बुलेंट फ्लो क्या करता है, ऐसे इस तरफ लगता है, इस तरफ लगता है, वेसल्स को डैमेज कर रहा होता है, हाइपरटेंशन के केस में मोस्ट कॉमन होता है, टर्बुलेंट फ्लो आपका मेंटेन हो जाता है ना। आपकी जब ये वेसल डैमेज हो जाएगी, यहाँ पे आपके ब्लड पे लिपिड्स भी होते हैं, फैट भी होती है, फ्री फैटी एसिड, वो ऐसे रन कर रहे होते हैं, वो आके इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं करवाएंगे, थ्रोम्बोस नहीं करवा सकते, एमआई नहीं हो सकते इस पेशेंट के अंदर। अब समझ में आ गई? ओके जगह, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके जगह, सबको समझ में आ गई। अच्छा, तो मुझे क्या, ये मुझे एक बात बताएं, एक मेरे पास ओस्टियोप्रो ये फीमेल आई मेनोपॉज वाली, उसके अंदर ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है? हाँ जी। एक तो ये कॉज होगी, एक तो ये रीजन होगी, दूसरी रीजन क्या हो सकती है बच्चों, आपने याद रखना है। दूसरी रीजन ये होती है कि जो हमारी बोन डेंसिटी होती है ना, वो बिफोर 30 एज, वो क्या करती है, हर साल 1% इंक्रीज कर रही होती है बिफोर 30। लेकिन आफ्टर 30 पता क्या होती है, वो हर साल 1% डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। कौन? आपकी बोन मिनरल डेंसिटी हर एक 30 के बाद क्या होता है कि आपकी डिक्रीज करना शुरू कर देती है 1%। आपने ये बताना होता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, जब आपको पता है एक पेशेंट जा रहा है मेनोपोज के अंदर, मेनोपोज के अंदर भी जा रहा है और उसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है 1% आफ्टर 30 ईयर एज, तो क्या उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? हाँ जी। पहले तो ये बताएं, क्या उसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? तो भाई हो सकता है आपको ओस्टियोपोरोसिस, आपने याद रखना है ये वाले पॉइंट। ओके जी, अगर आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अच्छा, और इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कोई ना कोई जेनेटिक इशू है, जेनेटिक इशू है उसको ओस्टियोपोरोसिस का, वो भी आपको क्या करवा सकती है, बोन की ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन करवा रही होती है। ठीक है, या उसको विटामिन डी रिसेप्टर का इशू है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो सनलाइट लेती नहीं है, दूध पीती नहीं है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आपको पता विटामिन डी क्या करता था बॉडी में, कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल करता था। कैल्शियम किधर जाता था, आपके बोन के अंदर डिपॉजिट होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, मिनरलाइजेशन बोलते थे। वो वाले सारे पॉइंट याद हैं? अब किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो मुझे ये बताएं, क्या उस पेशेंट के अंदर कैल्शियम बॉडी में जा सकता है? हमने क्या प्रोग्रेस करनी है, क्या मतलब तो कि किसका, तोकीर किसका, किसका ये तुमने एक्सप्लेन किया था? ये किसका, ये बीपी वाले का किसका किया था? तो बस ठीक है ना, वो आईपीरी है, वो कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। आईपीरी तो कहती है जो ये साइक्लोवीरा है वो आपकी एंटीवायरल भी नहीं है। भाई वो कहने को कुछ भी कह सकती है, मुझे बड़े अच्छे से याद है, उसने एक बच्चे की मेरे ख्याल में री भी लगाई थी इस बात की वजह से। बस ठीक है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके जी। भाई वो टीचर है ना, उसने कहा तो यार सही कहा होगा, उसके आपने रीजन ले लेनी थी। उस्ताद कभी गलत नहीं होता, उसने सही कहा होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इस बात को। ओके जी, टॉपिक की तरफ वापस आ जाओ, फिर आपकी दूसरी क्लास भी शुरू हो जानी है। अच्छा, क्या मैंने आपको बताया कि हर साल आपकी डेंसिटी मेंटेन हो रही होती है, मैंने आपको ये बात बताई ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपका पैराथोराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा से ज्यादा बॉडी में हो जाए, क्या वो करवा सकता है आपका ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोइटिस फाइब्रोसिस्टिका जो डिजीज आपने पढ़ी थी। इसके अंदर बोन खोखली होती हैं, कैल्शियम उसके अंदर से निकलता है, टूटता है, वो सारी बातें आपको याद है। तो हम क्या इसके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म वाला पेशेंट लिख सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं ना, जल्दी जल्दी बताएं, क्या हाइपर पैराथायराइडिज्म वाला पेशेंट लिख सकते हैं कि वो भी उस पेशेंट के अंदर होती है? ओके जी, ये आपने पढ़ा था। अब मुझे बताएं, किसी पेशेंट के अंदर हाइपो पैराथायराइडिज्म था, मतलब कि उसके अंदर अब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या उसके अंदर अब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा? उसके अंदर भी नहीं होगा। तो क्या इसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस हो सकती है, ओस्टियाइटिस फाइब्रोसिस्टिका डिजीज हो सकती है इस पेशेंट के अंदर? याद है ना वो सारी बातें, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले ही पता है, ठीक है। ये मैंने अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, ये आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। क्या क्या कॉजेज में बताया आपने, कहना है जी इसके अंदर अगर एज 30 से ज्यादा होना शुरू हो जाए, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन हो हमारे पास, जेनेटिक इशू हो उसको कोई ना कोई, फिर आपने बताना विटामिन डी के रिसेप्टर पे कोई ना कोई इशू हो, डाइट की वजह से भी हो सकता है। आप किसी को पता है डाइट की वजह से क्यों? भाई अगर उसका कैल्शियम ही डाइट में कम है, तो कहाँ से अब्जॉर्ब होगा कैल्शियम, किधर से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा, तो उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है बॉडी में, उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस बॉडी में हो सकती है। ये सारी इसकी कॉजेज अब आपने खुद ही लिखनी है, आपको टॉपिक खुद ही आता है। क्लिनिकल फीचर में हमने क्या क्या लिखना है इसके अंदर, क्या इस पेशेंट के अंदर बोन पेन ज्यादा से ज्यादा होगी? हाँ जी।
क्या इसके अंदर फ्रैक्चर ज्यादा से ज्यादा होंगे इस पेशेंट के अंदर? जल्दी जल्दी बताते जाएं, जल्दी जल्दी बताएं। वेट बेरिंग ज्वाइंट इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेंगे मोस्ट लाइकली पूरी बॉडी में। ऐसा कौन सा मेन वो है, बोन है जो आपकी वेट बेरिंग है? भाई वो आपकी वर्टिब्रा है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर वर्टिब्रा इफेक्ट करेगी? वर्टिब्रा में पेन होगी, इसकी वजह से क्या हिप की आपकी फ्रैक्चर हो सकते हैं, ये मुझे बताएं। आपके रेडियल फ्रैक्चर, जितने भी फ्रैक्चर है वो सारे इसके अंदर देखेंगे। इसकी वजह से ना बच्चों काइफोसिस भी हो सकती है। अब मुझे बताएं काइफोसिस क्या होता है, किसी को पता है काइफोसिस क्या होता है? हाँ जी पता है, यस, तो बताओ फिर क्या होता है। आउटवर्ड ऑफ स्पाइन, फोरेक्स वर्टिब्रा, ठीक है, ओके जी। आपकी जो पता काइफोसिस क्या होती है बच्चों, आपने हमेशा याद रखना है कि बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है, जिसको आप कहते हो ना अपनी जुबान में कोब पे आया है, वो काइफोसिस ही होता है। अगर उसको वो ज्यादा हो जाए, आगे की तरफ झुक जाए, उसको हम काइफोसिस बोलते होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई काइफोसिस हो जाता है ना, तो आपने याद रखना है कि उस पेशेंट के अंदर ना रेस्पिरेटरी इशू जरूर होंगे। ठीक है, उसको सीरियस इशू जरूर होंगे। अब आपको पता है वो जब आगे की तरफ झुकेगा, उसके रेस्पिरेटरी में वो सारा इशू भी, वो रेस्पिरेटरी एरिया भी सारा कंप्रेस कर देगा, उसको कार्डियोवैस्कुलर इशू भी होंगे ज्यादा से ज्यादा। खैर ये अपना टॉपिक नहीं था। आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, काइफोसिस भी हम देख सकते हैं किसके अंदर, ओस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट के अंदर। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? अगर तो पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ओस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाँ जी, तो आपने कहना भाई डेक्सा स्कैन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लें इसको, ये एमसीक्यूज आता भी होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को हमें डायग्नोस कैसे करना है। तो आपने कहना है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेक्सा स्कैन करेंगे। दूसरा, मुझे अब आप खुद ही बताएं, क्या इसके अंदर हम सीरम कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे? क्या इसके अंदर हम पैराथोराइड हार्मोन का लेवल चेक करेंगे? क्या इसके अंदर हम फास्फेट का लेवल चेक करेंगे? क्या इसके अंदर हम एएलपी का लेवल चेक कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड अजय। यार सारे 200 सोते नहीं गए, या ये टॉपिक पढ़ा ही ना फिर आपको आता है तो। ओके जी, अगर आपको सबको ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो ये सारे हम इसके अंदर ये सारी चीजें देखेंगे, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ना कि बोन मिनरल डेंसिटी कितने परसेंट से कम हो तो फर्क पड़ता है, आपने कहना है लेस देन 2.5 से कम हो ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है, ओस्टियोपोरोसिस हो रही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब आप इसका मुझे ट्रीटमेंट बताएं। अगर इसके अंदर कैल्शियम कम है, तो क्या कैल्शियम देंगे इस पेशेंट के अंदर? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताते जाना मुझे। अगर इसके अंदर कैल्शियम कम है तो कैल्शियम देंगे। अगर हम इसको वो ड्रग दे दें जो इसकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर दें, मतलब कि जो बोन की ब्रेकडाउन को कम कर दें, वो कौन से होते हैं? हम इसके अंदर बिसफास्फोनेट ड्रग दे सकते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या हम इसके अंदर बिसफास्फोनेट ड्रग दे सकते हैं? अगर आपसे, हाँ जी, किसी को पता है बिसफास्फोनेट की क्लास में कौन से ड्रग आएंगे? नाम पता है किसी को? और पूरा पूरा पूरा। जी वेरी गुड, तो कीर, एलेंड्रोनेट वगैरह इसमें आ रहे होते हैं। और इसके अंदर और कौन सी आता है? इबेंड्रोनेट आता है। ठीक है, वेरी गुड, ओके जी। नेट वाले जितनी भी क्लासिफिकेशन की ड्रग है ना, वो सारी आपकी किधर आती है, बिसफॉस्फोनेट के अंदर ही आ रही होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये क्यों देनी है, ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करेगा। अब आपकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी तो बोन की ब्रेकडाउन भी इस पेशेंट के अंदर कम होगी। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और हम क्या दे सकते हैं? हम इसके अंदर पैराथोराइड हार्मोन एनालॉग ड्रग दे सकते हैं। अगर तो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, क्या हम दे सकते हैं इसके अंदर? मुझे ये बताएं, टेरीपेराटाइड वगैरह हो गए, सारी ये चीजें दे सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, आपको पता ही क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन नहीं कर रहा होता, रेगुलेट नहीं कर रहा होता, तो क्या हम इसके अंदर टेरापेराटाइड वगैरह ड्रग दे सकते हैं जो पैराथोराइड हार्मोन एनालॉग हो? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं? हम वो ड्रग दें जो आपके रैंक एल रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। अब रैंक एल रिसेप्टर क्या करता था? नॉर्मल आपकी बेसिक्स की बात है भैया की, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा होता था, ये रिसेप्टर पे एक्ट करता था, फिर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जनरेट होती थी। अगर हम किसी को रैंक एल रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दे तो उसके अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी? जल्दी जल्दी बताएं, क्या उसके अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी?
उसके अंदर नहीं होगी। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, वो जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो दे सकते हैं। जब आप उसके अंदर एंटीबॉडीज दोगे उसकी वजह से क्या होगा, रैंक एल रिसेप्टर के ऊपर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। जब आपकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी तो उसकी ब्रेकडाउन भी कम होगी। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम इसके अंदर, हमने क्या बताया था, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर। हम ऐसी ड्रग देंगे जो एस्ट्रोजन के लेवल को कुछ हद तक नॉर्मल कर दे बॉडी में। किसी को पता है वो कौन सी ड्रग है? अभी तो कीर ने लिखी थी। हाँ जी, रिलॉक्सिफिन लिखी थी यार इसने भी। ठीक है, रिलॉक्सिफिन क्या करती है, आपके एस्ट्रोजन के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर रही होती है। टमॉक्सिफिन, रिलॉक्सिफिन, ठीक है, ये सारे फिन वाले ड्रग है, ये आपने याद रखने हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब आपका एस्ट्रोजन के लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गया तो जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो थोड़ी बहुत मेंटेन हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। नॉर्मली हम ये ड्रग नहीं देते होते, आपको पता है क्यों नहीं देते होते? ये आपका कार्सिनोमा करवा देती है। किसी को पता है कौन से कार्सिनोमा करवा सकती है? हाँ जी, वेरी गुड इशराज, ब्रेस्ट कार्सिनोमा करवा रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लें। ये रिलॉक्सिफिन टमॉक्सि ये होती है ना रिलॉक्सिफिन, ये आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा करवा रही होती है, ये आपने ध्यान से देनी होती है। ठीक है, क्योंकि आपके जो रिसेप्टर होते हैं किधर, आपके जो यूट्रस पे रिसेप्टर होते हैं, किसके, आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर। जब वो देखते हैं कि जी एस्ट्रोजन का बॉडी में लेवल ज्यादा है, वो अपने आप को इटसेल्फ इनहिबिट कर लेते हैं। लेकिन जो आपके ब्रेस्ट पे होते हैं ना, उनके पास ये फंक्शन नहीं होता। एस्ट्रोजन आपकी ब्रेस्ट पे भी जाके एक्ट कर रहा होता है, इसीलिए उनकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर करवा सकते हैं ये ड्रग, याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। ये गायनी के पार्ट का एमसीक्यूज था। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन वही होगी, इसकी लो मिनरल डेंसिटी है, इसके फ्रैक्चर ज्यादा से ज्यादा होंगे, वेट बेरिंग ज्वाइंट पे ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होगा। सारी चीजें वही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस उसने नहीं लिखी हुई। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? शिराज, हफ्सा, तहसीन, अजवत, जैन, हमजा, वो सोते नहीं गए हो? ओके जी, समझ में आ गई। ओके जी, ओके जी। ठीक, अगर इसको बुक से रीड करना है कि काफी है, ये कर लोगे रीड? हाँ जी, करवा दूं एक दफा रीड? जल्दी जल्दी बताएं, फिर उसके अकॉर्डिंग खत्म करते हैं फिर इसको। यार एक दफा रीड कर ही लेते हैं। ओके जी, इधर आ जाओ यार, ओस्टियोपोरोसिस की तरफ। मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, 65 ईयर एज से ज्यादा हो रही होती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल इसके अंदर इफेक्ट हो रही होती है। होता क्या क्या इस पेशेंट के अंदर, रिस्क फैक्टर लिख लें, जो स्मोकिंग होती है, एडवांस एज, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपोगोनाडिज्म, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर है। कुशिंग सिंड्रोम, ये इन शॉर्ट क्या कर रहे होते हैं, ये सारे क्या कर रहे होते हैं, आपने बताना, ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं ना। आपने जब कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि आपने ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, रैंक रिसेप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देता है। उसकी वजह से क्या होगी, इस पेशेंट के अंदर बोन की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी। सारी बातें वही लिखी हुई है, कोई इसमें नई बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, आपकी हिप फ्रैक्चर हो सकती है, वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, हाइट छोटी रह जाती है, काइफोसिस हो सकता है इसके अंदर, डिस्टल रेडिस फ्रैक्चर हो सकता है जिसको हम कोलिस फ्रैक्चर भी बोलते होते हैं। ठीक है, वही इसने यहाँ पे बात लिखी हुई है। डायग्नोस्टिक क्या करनी है इसके अंदर, आपने याद रखना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा इसके अंदर, डेक्सा स्कैन, इसको टिक कर लें। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को रूल आउट करना, उसकी एज क्या है, ओस्टियोपोरोसिस को रूल आउट करने के लिए इसकी बोन मिनरल डेंसिटी का स्कोर मैयर करना है। अगर तो उसका 1 से लेकर 2.5 के दरमियान दरमियान है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओस्टियोपीनिया हो रहा है। ओस्टियोपीनिया के बाद आपको ओस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है। ठीक है, लैब टेस्ट पे क्या करना है हमने, थॉराइड हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, पैराथॉराइड हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, लीवर एंजाइम का लेवल इसके अंदर चेक करेंगे। सारी वही चीजें, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन किधर जाके एक्ट करता है, रेगुलेशन किधर होती है उसकी, भाई लीवर के अंदर हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए लीवर एंजाइम की देखेंगे इसके अंदर, किडनी एंजाइम भी देखेंगे, सारी बातें इसके अंदर वही लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्राइड्रोल, एफएसएच, एलएच, ये क्या करते हैं एट द एंड, ये सारे ये वाले पार्ट, ये आपकी किसको मेंटेन कर रहे होते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन भी बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन ये करता है। आपका एस्ट्राइडोल भी, अब आपको पता है एफएसएच और एलएच क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही बनाते। तो क्या हम इसके अंदर ये लेवल चेक करेंगे? हाँ जी, तो समझ आ रही है कि इसको इसको भी डिटेल में बता दूं? इतनी बातें तो समझ आती है ना, बाकियों को भी आती है कि सिर्फ दोनों को आती है?
मेरे ख्याल में बाकी को कोई नहीं आती, सो गए ना सारे। अब सब बच्चे समझ में आ रही है, फातिमा समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में क्लास में ही नहीं है, ये ज्वाइन करके चली गई हैं, ये जितनी हम महिलाएं हैं ना हमारे पास। रोटी खा रही है। ओके जी, ये चली गई हैं तो उनकी मर्जी है। तो कीर, तुम्हें कैसे पता मैस का मैसेज आया है? तो कीर, तुम्हें कैसे पता है? तो कीर को कैसे पता मैस का मैसेज आया है? वो आपी शापी है हॉस्टल में। तो कीर भाग गया पता है। अच्छा, इधर आज इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको कैल्शियम देंगे, विटामिन डी देंगे इसके अंदर, वही अगर इसके रिस्क फैक्टर को रूल आउट करना, स्मोकिंग कम करनी है इसके अंदर, हैवी अल्कोहल को कम करेंगे, वेट बेरिंग एक्सरसाइज को कम करना है, क्योंकि आपको पता है अगर आप वेट बेरिंग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है भाई, फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करना है, वही बिस्फास्फोनेट वाला ड्रग बताया था आपको, एल्ड्रोनेट, रेजोड्रोनेट, इबेंड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड आपको बताया था, सारी बातें वही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। टेरीपेराटाइड भी देंगे, पैराथोराइड हार्मोन एनालॉग, डेनिसोमैब देंगे, इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये क्या करता है, रैंक एल रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा होता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने दे रहा होता। ठीक है। और क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर देते हैं, उसके अंदर रिलॉक्सिफिन, टमॉक्सिफिन, जैसे कि आपको बता दी, सारी वही है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर लो मिनरल बॉन्ड डेंसिटी है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, हिप फ्रैक्चर हो सकते हैं, वेट बेरिंग ज्वाइंट वही है, आपके वर्टिब्रा पे इशू हो सकता है, काइफोसिस वगैरह हो सकते हैं। सारी बातें वही हैं, कुछ नया नहीं लिखा हुआ उसने। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ओस्टियोपोरोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इन थिन वुमेन एंड मेन 60 ईयर ऑफ एज ज्यादा। अब देखें, 60 ईयर ऑफ एज मेन के अंदर क्यों ज्यादा आ गई, वुमेन के अंदर तो देख लिया भाई, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज कर रहा होता है, बताया नहीं कि टेस्टोस्टेरोन भी आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को ये मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है। इसीलिए उसके अंदर भी क्या हो सकता है, आपका ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर हो सकते हैं। बाकी सारी बातें वही हैं, इसमें कुछ भी और नहीं है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? स्पेसिबा। ओके जी, कल इसका एक पार्ट रह गया है, वो पेजेंट डिजीज ऑफ बोन है, वो कल देखेंगे इस पे। फिर आपका हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोपिट्यूटरी एंडो भी गई। ओके जी, का समझ में आ गया तो फिर। ओके जी, फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जैन। नहीं नहीं, बच्चे